नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सशक्त कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी अनुत्तरित प्रश्न। तो आइए सुनते हैं कहानी। रात 1:30 बजे टेलीफोन की घंटी घनघना उठी। घड़ी पर दृष्टि डालती पूजा के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। जरूर बच्चों ने उसके जन्मदिन की बधाई के लिए फोन किया होगा। 12 बजते ही वे माँ को बधाई देना कभी नहीं भूलते। हेलो, उत्साहित पूजा ने फोन उठाया। हिम्मत रखो पूजा, छोटे भाई अवनीश ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों, क्या हुआ अवनीश? जीजी क्रिटिकल है, बहुत खराब हालत है। आवाज का सुर सुनती पूजा जैसे सब समझ गई। सच कहो, जीजी होश में तो हैं? शायद नहीं। जीजी हैं तो? शायद नहीं। बात स्पष्ट थी, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी कर्मठ सक्रिय जीजी कभी हमेशा के लिए मौन हो सकती हैं, किसने सोचा था? छोटी सी बात, छोटे मोटे अवसरों को भी जीजी महोत्सव का रूप देती। उनके आते ही त्योहार का माहौल बन जाता। 30 त्योहार उनके लिए लोगों को बुलाने, खिलाने पिलाने के बहाने होते। अम्मा उनके इस शौक पर कहती, कोई जीने के लिए खाता है, हमारी स्वाति खाने के लिए जीती है। आवाज इतनी बुलंद कि दूर से उनका आना पता लग जाता। सच तो यही है, हर काम में जीजी सिर्फ स्वयं ही उत्साहित नहीं होती, बल्कि सब में उत्साह भर देती। खुशी जैसे जीजी का पर्याय थी। ईर्ष्या, द्वेष, दुख उन्हें छू भी नहीं गए थे। अगर किसी ने अपमान भी किया तो उसे अपने उदार हृदय से न केवल क्षमा कर दिया, वरन बहुत प्यार से अपना लिया। सच यही है, जो भी उनसे मिला हमेशा के लिए उनका अपना हो गया। घर के आंगन में स्वाति जीजी अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार थीं। चेहरे पर वही शांति, तेज और वही जीवंतता देख लगता ही नहीं था जीजी अब कभी नहीं बोलेंगी। उनकी मनपसंद कांच की चूड़ियां, कानों में बाली, लाल सिल्क की साड़ी में लग रहा था कहीं बाहर जाने के पहले जीजी जरा देर के लिए सो गई हैं। अंतिम यात्रा के लिए अर्थी उठाई जानी थी। बाहर एम्बुलेंस आ चुकी थी। शहर में जीजी ने साहित्यिक सामाजिक संस्थाएं स्थापित कर रखी थीं। साहित्यिक संस्था की सचिव कल्पना ने भीगे कंठ से कहा, स्वाति दीदी की अर्थी को हम औरतें कंधा देंगे। कल्पना की बात पर सब चौंक गए। भला यह भी क्या संभव है? कल्पना की बात अनसुनी कर भैया के साथ लोगों ने जीजी को कंधे पर उठा एम्बुलेंस में पहुंचा दिया। जीजी की दोनों छोटी बहनें, भतीजियां, मित्रगण और संस्था की सदस्याएं घाट पहुंच गईं। उनके घर काम करने वाली 35 वर्षों की सहचरी रूपा का रो रो कर बुरा हाल था। छुटपन से जीजी के घर काम करने आई रूपा जीजी के प्यार के कारण बस उन्हीं की होकर रह गई। रूपा की गोद में सिर रखकर ही जीजी ने हमेशा के लिए आंखें मूंदी थी। दीदी हमें धोखा दे गई। हमसे कहा पेट खराब है, नहीं तो क्या हम डॉक्टर नहीं बुलाते? रोती रूपा बिलख रही थी। लोग ताज्जुब में थे। पहले 4 दिनों से शहर में आयोजित कार्यक्रमों में जीजी अध्यक्षता करती रहीं, वक्तव्य दिए। सुबह की गई, रात के 10 बजे तक लौटती रहीं। अवसान की रात 9 बजे दूसरे दिन की मीटिंग के बारे में कल्पना को निर्देश दे रही थी। अचानक उल्टी और बेचैनी प्राणघातक सिद्ध होगी, कौन सोच सकता था? कल्पना कह रही थी, स्वाति दीदी ने जीवन भर महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। हम सबको समझाती, पुरुषों को अपनी बैसाखी बनाना स्त्रियों की कमजोरी है। स्वाति दीदी की अंतिम यात्रा तो हमारे कंधों पर होनी चाहिए थी। स्वाति जीजी का सौंदर्य अनुपम था। गोरा रंग, तीखे नक्श, गोरा चेहरा जब धूप में लाल हो जाता तो जीजी दर्शनीय बन जाती। तीनों बहनों में सबसे बड़ी स्वाति जीजी को घर में भी कम संघर्ष नहीं करने पड़े थे। अम्मा का सोचना था, बाबूजी की मामूली आय में 3-3 बेटियों का ब्याह निपटाना
आसान काम नहीं है। 12वीं पास करते ही अम्मा उनकी शादी के लिए परेशान रहने लगीं। जीजी विरोध करती, हमें शादी नहीं करनी है, हम पढ़ेंगे, बस बहुत पढ़ाई कर ली, शादी के बाद तुझे कौन सी कमाई करनी है स्वाति। अम्मा चिढ़ जाती। जीजी के अनुरोध का बाबूजी समर्थन करते। अम्मा की बहस के बावजूद जीजी को फीस के पैसे दे देते। अम्मा नाराज होती रह जाती। इंटरमीडिएट से एमए तक हर बार फीस के लिए जीजी को संघर्ष करना पड़ा। इतना ज़रूर है, जीजी के संघर्ष ने छोटी बहनों की पढ़ाई पूरी करने की राह प्रशस्त कर दी। एमए करते वक्त एक सेमिनार में लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक राजीव से जीजी की भेंट हुई थी। जीजी के शांत सौम्य मुख ने राजीव को मुग्ध कर लिया। कुछ ही दिनों बाद राजीव के घर से राजीव के साथ जीजी के विवाह का प्रस्ताव आना सबकी प्रसन्नता का कारण बन गया। उत्साहित बाबूजी ने बड़े भाई से जब प्रस्ताव की चर्चा की तो उन्होंने तीखी आवाज में घोषणा कर दी, राजीव का परिवार मांसाहारी है। अगर उस घर में शादी हुई तो मैं शादी में शामिल नहीं होऊंगा। मांस भक्षियों के साथ मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। बाबूजी में बड़े भाई की बात काटने की सामर्थ्य नहीं थी। पहली ही शादी में घर के सबसे बड़े सदस्य शामिल न हो तो कैसी शादी। बड़े भाई की आपत्ति पर रिश्ता नकार दिया गया। स्वाति के चेहरे पर आई उदासी की परत पर किसी का ध्यान नहीं गया। स्वाति जीजी ने योग्यता श्रेणी के साथ एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। राजीव के विवाह और कनाडा जाने की सूचना ने जीजी को कुछ देर को मौन कर दिया। फिर तुरंत ही अपने को सहेज दूसरे कार्यों में व्यस्त हो गईं। स्वाति के आदरणीय ताऊ जी ने स्वाति के विवाह की समस्या का शीघ्र ही समाधान कर दिया। उनके मित्र का आदर्शवादी बेटा नीरज बिना दान दहेज शादी के लिए उपलब्ध था। अम्मा बाबूजी ताऊ जी के आभारी थे। उन्होंने अगर एक रिश्ता नकारा तो दूसरा खोज भी दिया। शादी के बाद स्वाति जीजी राख बुझे चेहरे के साथ वापस लौटी थीं। आदर्शवादी नामधारी नीरज तो पहले ही किसी के साथ अवैध संबंध बनाकर रह रहा था। उस संबंध को तोड़ना उसके लिए असंभव था। स्वाभिमानी स्वाति जीजी उस अवैध संबंध को कैसे स्वीकार करती। घर वाले स्तब्ध रह गए। ताऊ जी ने अपने मित्र से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया, पर उससे जीजी का घर तो नहीं बच सका। कोर्ट से नो मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद जीजी की दूसरी शादी नहीं हो सकी। समाज तो लड़की को ही दोषी ठहराता है। इतना बड़ा तूफान झेलने के बावजूद स्वाति जीजी की शांति विस्मित करती। निर्विकार चेहरे के साथ उन्होंने अपने को शोध कार्य पूरा करने में डुबो लिया। लोगों के निष्ठुर प्रश्न ताने अनसुनी करती रहीं। अनुत्तरित प्रश्न लोगों का कौतूहल बढ़ाते, पर जीजी के मुंह से उस व्यक्ति के लिए एक भी अपशब्द नहीं निकलवा सके जिसने उनका जीवन व्यर्थ कर दिया। औरतें फुसफुसाती, अरे ज्यादा पढ़ाई का यही नतीजा तो होना था। पति से दबकर रहना तो स्वाति ने सीखा ही नहीं। कुरेद कुरेद कर सवाल पूछे जाते, क्यों स्वाति, आखिर बात क्या हुई? ऐसे ही तो वापस नहीं लौट आई। हम तेरे अपने हैं, हमें नहीं बताएगी? स्वाति जीजी के मौन पर स्त्रियां चिढ़ जाती। बड़ी घुन्नी है, असल बात छिपा रही है, इसीलिए चुप है। इसीलिए तो खोटे सिक्के सी वापस कर दी गई। कुछ प्यार से पुचकारती, तेरे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ स्वाति। जरूर लड़के में कोई खोट रहा होगा, वरना तुझ जैसी लड़की को भला कोई यूं ही छोड़ देता। ऐसा नहीं कि स्वाति जीजी के साथ विवाह के लिए किसी ने हाथ नहीं बढ़ाना चाहा, पर कोई ना कोई बात आड़े आ जाती। जीजी की अवज्ञा तो उनके भाई बहन भी करने से नहीं चूकते। जीजी के नाम पर परित्यक्ता का ठप्पा लग जाने से उन्हें सब सुनाने अपमानित करने का जैसे सबको अधिकार मिल गया था। स्वाति जीजी भाई बहनों में शुरू से ही सबसे अलग थीं। जहां भाई बहन मौज मस्ती में समय व्यर्थ करते, स्वाति जीजी पुस्तकों में सिर झुकाए अध्ययन में डूबी रहती।
अपनी पढ़ाई के कारण अम्मा की झिड़कियां उन्होंने ही झेली थीं। पूजा सोच रही थी, जीजी किस मिट्टी की बनी थी। कोई भी आघात वह किस आसानी से झेल जाती थी। जब जिसने चाहा उन्हें बात बेबात उल्टी सीधी सुना दी। बदले में उसी उत्फुल्ल चेहरे के साथ जीजी उसी व्यक्ति के साथ इस सहजता से बातें करती कि आश्चर्य होता। क्या जीजी संवेदना शून्य थी? नहीं, यह सोचना भी गलत है। जीजी के संपर्क में तो जो भी आया उनके निश्चल प्यार में सराबोर हो गया। जीजी के शब्दकोश में ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, घृणा जैसे शब्दों के लिए स्थान ही कहाँ था। उन्होंने अपने दुखद अतीत की चर्चा कभी अपने आत्मीयों तक से नहीं की। पूजा कभी अपने दुख परेशानी की चर्चा करती तो जीजी स्नेह से समझाती, देख पूजा, हंसी खुशी की बातें सुनना सुनाना सबको अच्छा लगता है। अपना रोना सुनाएगी तो कोई पास भी नहीं फटकेगा। अपनी योग्यता के बल पर जीजी को यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप मिल गई। शहर में जीजी की बहुत प्रतिष्ठा थी। साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों में उन्होंने अपने को ऐसा रमाया कि कोई अनुमान भी नहीं कर सका कि उनके जीवन में कहीं कोई अभाव था। खुशी से छलकती स्वाति जीजी हर जगह खुशी का माहौल बना देती। छोटे भाई बहनों के विवाह में जीजी ने जिस उत्साह से काम किया कि अम्मा रो पड़ी। अपने गहने कपड़े तू दूसरों पर लुटा रही है, अपने लिए भी तो कुछ रहने दे स्वाति। मेरे भाई बहन क्या दूसरे हैं अम्मा? इनके सिवा मेरा और कौन है? प्रसन्न मुख जीजी ने अम्मा को निरुत्तर कर दिया। निश्वास लेकर अम्मा मौन रह गईं। जीजी की मेधा और अध्यावसाय के बावजूद उन्हें विभागाध्यक्ष का पद आसानी से नहीं मिल सका। वरिष्ठता और योग्यता का आधार होने पर भी जब उनकी परम मित्र ने ही उनके अध्यक्ष पद के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया तो जीजी विस्मित रह गईं। जीजी ने विरोध में कोई कार्रवाई नहीं की। पद मिल जाने के बाद उसी के साथ वह सच्चे दिल से उसी विरोध करने वाली मित्र से पूर्ववत मित्रता निभाती रहीं। इतनी कर्मठ सक्रिय स्वाति जीजी को हार्ट अटैक तो होना ही था। अंततः उनके दुखों ने उनके हृदय को छलनी कर ही दिया। पर दुखों को क्या उन्होंने अपने दिल पर कभी अधिकार जमाने दिया था? शायद नहीं। बाईपास सर्जरी जीजी ने अपनी जिद से कराई थी। ऑपरेशन के लिए जाते समय भी वह पूर्ण निश्चिंत और प्रसन्न थी। सबके भय को निराधार ठहरा वह जीवित वापस आ गई थी। डॉक्टर से कहा, आपने मुझे नवजीवन दिया है, आपकी ऋणी हूँ। अपने स्नेहपूर्ण निश्चल स्वभाव से उन्होंने डॉक्टरों और नर्सों का भी मन जीत लिया। सिर्फ एक बार न जाने किन आहत क्षणों में जीजी पूजा के सामने कह बैठी, जानती है, कल नीरज के रिश्ते की मौसी नीरज की मृत्यु की सूचना देते हुए संवेदना प्रकट करने आई थी। नीरज का अस्तित्व कभी मेरे जीवन में नहीं रहा। मैंने उसके प्रति कोई शिकायत नहीं की। फिर क्यों आज भी उसका नाम मेरे सामने लिया जाता है? पहली बार जीजी की आंखें छलछला आईं। जीजी के अंतर में ज्वालामुखी जलता था, पर उन्होंने अपनी शांति से ज्वालामुखी के विस्फोट को दबाए रखा। पूजा का जी चाहा था उस निष्ठुर मौसी को खरी खोटी सुनाए, पर जीजी ने पूजा को रोक दिया। जाने दे पूजा, अब ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई है। पर यह क्या उनका सच था? सचमुच अपने नए जीवन से आह्लादित स्वाति जीजी शायद जीवन के साथ कुछ ज्यादा ही अन्याय कर गईं। सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक कार्यक्रमों में अध्यक्षीय वक्तव्य, अपनी संस्था की बैठकों का आयोजन, टीवी आकाशवाणी कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ एक नवयुवती की तरह व्यस्त हो गई। शायद कोई नवयुवती भी उतना स्ट्रेन नहीं ले सकती थी। रात के 7-8 बजे बेचैनी के साथ उल्टियों से यही लगा पेट की खराबी है। उनका दिल तो नवजीवन पा चुका था। उस रात भी फोन पर अपनी संस्था की अगली बैठक का कार्यक्रम तय कर रही थी। औरतों की पीड़ा को उनसे ज्यादा और कौन समझ सकता था।
हर मंच से नारी उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज देने वाली वाणी में प्रेरक शक्ति थी। वह स्त्रियों को घरों से खींचकर बाहर लाई, उन्हें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी, उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता दी। वो दवाई दे दो, बाहर खाना खाया था इसीलिए उल्टी हो रही है, जीजी रूपा से कह रही थी। स्वाति जीजी की दवाइयों पर सब हंसते थे। अम्मा कहती, स्वाति के तो पेट में दवा खाना है, खाने के पहले खाने के बाद सुबह शाम के लिए होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक दवाइयों की गिनती करना कठिन था। पिछले कुछ दिनों से उनके पैरों में भयंकर सूजन आ रही थी, पेट में लंप से बन रहे थे, पर स्वाति जीजी की सक्रियता में कोई कमी नहीं आई थी। सूजे पैरों के साथ घंटों खड़ी होकर व्याख्यान देती नहीं, जुलूसों में पैदल चलती नहीं। स्वाति जीजी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे नींद की गोली दे दो, मैं सोना चाहती हूँ। स्वाति जीजी अपने इन शब्दों के साथ हमेशा के लिए सो गईं। पास खड़े भाई भाभी, उनकी 35 वर्षों की सहचरी रूपा स्तब्ध खड़ी रह गई। सबसे छोटी बहन रो रही थी। 2 दिन बाद तुम्हारे पास आना था जीजी, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? स्वाति जीजी की मौत की गूंज से शहर शोकाकुल हो उठा। स्वाति जीजी का चेहरा इतना सुंदर कैसे लग रहा था? मृत्यु तो भयानक होती है, पर स्वाति जीजी मुस्कुरा रही थीं, हमेशा की तरह सबको आशीर्वाद दे रही थी। कल्पना के साथ बहनों ने स्वाति जीजी के शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया। जीवन भर स्त्री न्याय के लिए संघर्ष करने वाली स्वाति जीजी के लिए यह उनकी अंतिम श्रद्धांजलि थी। झरझर बहते आंसू पोंछ रीता ने कहा, स्वाति जीजी के जीवन में रोना निषिद्ध था, हम में से कोई नहीं रोएगा। ठीक कहती हो रीता, स्वाति जीजी कहीं नहीं गई हैं। अपनी अच्छाइयों के साथ वह हमेशा हमारे बीच रहेंगी। पूजा का अंतर हाहाकार कर रहा था। उसने स्वाति जीजी से कितनी बार जानना चाहा, कितना कुरेदा, क्या उन्हें अपने प्रति हुए अन्याय के विरुद्ध कोई आक्रोश, कोई शिकायत कभी नहीं हुई? एकाकी जीवन जीने को विवश करने वाले नीरज को क्या उन्होंने सच्चे मन से क्षमा किया था? अपने एकाकी जीवन में क्या कोई अभाव नहीं लगा? लाख पूछने पर भी जीजी ने कभी कोई जवाब नहीं दिया, और आज अपने अनुत्तरित प्रश्नों के साथ स्वाति जीजी हमेशा के लिए चली गईं। ऊंची लपटों के साथ स्वाति जीजी का शरीर पंच तत्वों में विलीन होता जा रहा था। सब मौन स्तब्ध खड़े रह गए। काश कोई आवाज उन्हें रोक पाती। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।